नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को केंद्र में रखकर बात करेंगे इस अलायंस की आवश्यकता, महत्व और चुनौतियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस G20 अध्यक्ष के रूप में भारत की एक बड़ी पहल है। बात करें इस गठबंधन की तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ज्ञान के केंद्रीय भंडार और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। विल ऑल्सो एक्ट एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्ट सेंटर। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का लक्ष्य एक उत्प्रेरक मंच यानी कि कैटलिस्टिक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना है, जो जैव ईंधन की उन्नति और व्यापक रूप से अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगा। गठबंधन का उद्देश्य सहयोग को सुगम बनाना और परिवहन क्षेत्र सहित टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग में तेजी लाना है। ये गठबंधन बाजारों को सुदृढ़ बनाने, वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुगम बनाने का भी प्रयास करेगा। विश्व भर में राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता के प्रावधान पर यह बल देगा। ये पहले से लागू सर्वोत्तम कार्य योजनाओं और सफलता मामलों पर भी बल देगा। गठबंधन विद्यमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय, बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म, मिशन नवोन्मेषण, जैव ऊर्जा पहलों, वैश्विक जैव ऊर्जा साझेदारी सहित जैव ऊर्जा, जैव आर्थिकी और ऊर्जा पारागमन क्षेत्र में अधिक व्यापक रूप से पहलों के सहयोग के लिए काम करेगा। पूरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे दो विशेषज्ञ मेहमानों से, लेकिन उससे पहले इस पूरे बड़े विषय को जानने समझने के लिए एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत ने एक नई पहल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से इतर 9 सितंबर को वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की लॉन्चिंग का ऐलान किया। ये गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने वाले सदस्य देशों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में चल रहे प्रयासों में एक ऐतिहासिक क्षण है। सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के शुभारंभ में शिरकत की। कम से कम 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले ही गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस सिर्फ इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस नहीं है। This is more than an intergovernmental process. It has the stakeholders, it has the producers of biofuels. ब्राजील में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है यूनिका, वो है, यूएस में ग्रेन काउंसिल है और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, द टॉप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल बिकॉज इज पोटेंशियल। अभी तो शुरुआत हुई है। 19 is the countries now, including both producers, consumers, some G20 invitees. But I think the process has just begun. दूरदर्शी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को G20 देशों और ऊर्जा से संबंधित वैश्विक संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, विश्व आर्थिक मंच और विश्व LPG एसोसिएशन का समर्थन मिला है। जैव ईंधन के विकास और उपयोग के लिए जैव ईंधन के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और उत्पादकों को एक मंच पर लाएगा। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का लक्ष्य प्रौद्योगिकी के विकास को सुविधाजनक बनाना, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही हितधारकों की व्यापक स्तर पर भागीदारी के माध्यम से मजबूत मानक निर्धारण और प्रमाणन को आकार देना है। जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। ये गठबंधन ज्ञान के केंद्रीय संग्रह और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। गठबंधन का लक्ष्य एक ऐसे उत्प्रेरक मंच के रूप में काम करना है जो जैव ईंधन के विकास और व्यापक रूप से इसे अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहन देगा। ये प्रयास निश्चित रूप से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को कम करेगा। गठबंधन जैव ईंधन को ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के प्रमुख घटक के रूप में स्थापित करने
रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देगा। ये पहल भारत के लिए कई मोर्चों पर फायदेमंद रहेगी। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। गठबंधन वैश्विक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रौद्योगिकी निर्यात और उपकरण निर्यात के रूप में भारतीय उद्योगों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा। ये भारत की जैव ईंधन कार्यक्रमों जैसे पीएम जीवन योजना, SATAT और गोबर्धन योजना में तेजी लाने में मदद करेगा। ये किसानों की आय में वृद्धि करने, नौकरियां पैदा करने और भारतीय इकोसिस्टम के समग्र विकास में योगदान देगा। वर्ष 2022 में वैश्विक इथेनॉल बाजार का मूल्य 99.06 बिलियन डॉलर था। अनुमान है कि इथेनॉल बाजार वर्ष 2032 तक 5.1% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगा और 2032 तक 162 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। नेट जीरो के लक्ष्य के कारण वर्ष 2050 तक जैव ईंधन में 3.5 से 5 गुना तक वृद्धि होने की संभावना है, जिससे भारत के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे। भारत सरकार अपने तेल आयात बिल में कटौती करना चाहती है और शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण को कम करना चाहती है। साल 2025 तक E20 के कार्यान्वयन से भारत को तेल आयात में लगभग 45,000 करोड़ रुपए और सालाना 63 मिलियन टन तेल की बचत होगी। इस कदम से हमारे किसानों को अन्नदाता से ऊर्जा दाता बनने में मदद मिलेगी और उन्हें आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी प्राप्त होगा। नागेश कुमार, निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी ISID हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल, प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग IIT कानपुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नागेश जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि 9 देश अभी इस अलायंस में मोटे तौर पर जुड़े हुए हैं, ये स्टेक होल्डर है, तो क्या इन देशों की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए ये अलायंस तैयार किया गया है या फिर पूरे विश्व को इसके केंद्र में रखा गया है और उस तरफ ध्यान देते हुए इस अलायंस को बनाया गया है? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अलायंस बनाया है, ये बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर खड़ी करने की तरफ कदम है, क्योंकि अब हम सब लोग जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से जूझ रहे हैं। अब जैसे मौसम के बदलाव हो रहे हैं और अगर हमने कोई ठोस कदम टाइम से नहीं उठाए तो उसका परिणाम सबको भोगना पड़ेगा। तो उस दिशा में भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक काफी अच्छे नए जो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर को बनाने की कोशिश कर रही है। अब 2015 में आपको याद होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस ने मिलकर खड़ी की थी, जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफी काम कर रही है। और उसी दिशा में अब नया एक ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जो बनाया गया है G20 पर, मैं इसको देखता हूं कि ये जो 9 कंट्रीज ने इसे साइन किया वो एक इनिशिएशन है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन या क्लाइमेट चेंज की तरफ जो उपाय करने हैं उस तरफ होगा। और इसमें जो खास बात है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मतलब सबके बीच में सहयोग। तो कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो हम साझा करेंगे, कोई टेक्नोलॉजी ब्राजील के पास है तो वो हम सबके साथ साझा करेंगे। तो इस तरह से एक जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब एक स्वच्छ एनर्जी की तरफ जो हमारा ट्रांजिशन होना चाहिए, उस तरफ बढ़ने में हमें आसानी होगी। और दूसरी चीज ये है कि भारत के लिए, क्योंकि भारत एनर्जी के लिए अभी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, अब हमारे 85% या 85% हमारे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्ट से या पूरी होती है। तो अगर हम एक डोमेस्टिक होम ग्रोन सॉल्यूशन ढूंढते हैं एनर्जी के लिए, जैसे बायोफ्यूल्स और सोलर एनर्जी ऑलरेडी कर रहे हैं काफी तेजी से, तो उस तरह से हमारे जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम करने में आसानी होगी। और जैसा कि बताया गया कि एक जो एग्रीकल्चर या फार्मर्स जो हमारे देश में हमारी अर्थव्यवस्था का और हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको एक आर्थिक इससे फायदा भी होगा। एक दूसरे
मतलब जो उनके आगे बढ़ने के चैनल्स खुलते हैं इससे, जी, कि सिर्फ खेती से हम अन्न ही नहीं उगा रहे हैं, ऊर्जा भी उगा रहे हैं। जी, जी। तो ये बहुत बड़ा एक कदम है मेरी समझ में, और इसका परिणाम हमें आने वाले वर्षों में दिखाई देगा, चौतरफा, मतलब देश में, देश के अंदर में, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। डॉक्टर अविनाश, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ग्लोबल अलायंस है उसमें कुछ देश, विशेष रूप से यूएई की बात करूँ, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जैव ईंधन को बढ़ावा देने की मनस्थिति बनाने के लिए ये अलायंस तैयार किया गया है। लेकिन यूएई जैसे देश ऐसे हैं जो पारंपरिक ईंधन और ऊर्जा के उत्पादक देश हैं, उनके लिए ये स्थिति कैसी रहेगी? इस अलायंस का हिस्सा होना उनके लिए क्या बड़ा चैलेंज होने वाला है ये? जी हाँ, ये एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, वो लोग भी इस बात को रियलाइज किए हैं कि दुनिया में जैसे-जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट इश्यूज हो रहे हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उनकी डिमांड धीरे-धीरे कम होगी। और जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी, तो लोगों को नेचुरली कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स की तरफ शिफ्ट करना होगा। और जितने भी बायोफ्यूल्स हैं, चाहे वो इथेनॉल हो या बायोडीजल हो या मिथेनॉल हो या जो है बायोगैस हो, ये सभी ऐसे फ्यूल्स हैं जो वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कम करने में काफी मदद करते हैं। तो इवन जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, उन लोगों ने रियलाइज किया है कि जब उनका बिजनेस, जब पेट्रोलियम एक्सपोर्ट का कम होगा, तो वहां पर उनको एक नई इकोनॉमी अपने खड़ी करने के लिए बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। और इस चीज को मिडल ईस्ट के देश काफी हद तक पहचान चुके हैं। भारत के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में जितना भी स्ट्रे कार्बन अवेलेबल है, स्ट्रे कार्बन का मतलब जैसे जितना भी कार्बन हमारे पास बायोमास के फॉर्म में अवेलेबल, या हमारे शहरों से निकलने वाला कचरा है, या हमारी सब्जी मंडी या किचन से निकलने वाला जो वेस्ट है, क्या हम इस सब को ऐसे फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हम अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को चला सकते? क्योंकि ये कचरा अगर हम इसको पूरा निष्पादन इसका नहीं करते हैं और अगर हम इसको नेचर में छोड़ देते हैं, तो एनीवे ये मीथेन में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जब आप उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं और तो उसमें आप ऊर्जा बना सकते हैं। और भारत को और बाकी विकसित देशों को इस दिशा में अभी ये बहुत ही एक्सपीडियस तरीके से करने की जरूरत है। अगर हमें नेट जीरो के टारगेट्स मीट करने हैं, क्लाइमेट चेंज जो है वो एक रियलिटी है और ये बहुत ही सराहनीय कदम कदम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की डायरेक्शन में, जो विकसित देशों के साथ हम लोगों ने लिया है कि कैसे हम अपना जो कन्वेंशनल फ्यूल है उसका प्रोडक्शन, उसका यूज हम कम करें और जो कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स हैं, बायोफ्यूल्स हैं, उनका हम इस्तेमाल करें। और भारत के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, भारत के किसानों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, भारत की इकोनॉमी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हम अपना जो 85% हम अपना फ्यूल इंपोर्ट करते हैं और हमारी सारी डिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी की इंपोर्टेड फ्यूल पर है, तो कैसे हम उस डिपेंडेंस को कम करें और कैसे हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। जी। नागेश जी, प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए ऊर्जा परिवर्तन 21वीं सदी की दुनिया की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इसीलिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ज़रूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है कि बायोमास और कचरे से को ईंधन में परिवर्तित करने की, उसके लिए तकनीक की आवश्यकता है, इनोवेशंस की आवश्यकता है और उसके लिए निवेश बहुत ज़रूरी है। क्या ये अपने आप में एक चुनौती है अगर भारत के संदर्भ में इसको देखा जाए? मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी चुनौती है, लेकिन इसमें सहयोग से बहुत सारी चीजें जो हम एक देश के लेवल पे कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा हम इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं। तो अब इसमें जैसे पीछे फिल्म में दिखाया, हरदीप सिंह पुरी साहब जो हमारे मंत्री हैं ऊर्जा के,
उन्होंने बताया कि ये सिर्फ इंटरनेशनल और इंटरगवर्नमेंटल अलायंस नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ रहे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक एंड ऑल। तो जो वित्त की जरूरत तो होगी जरूर, और टेक्नोलॉजी की, लेकिन ये इसका आइडिया सिर्फ यही है कि एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए, कैटलिस्ट खड़ा किया जाए, जिससे हमें ये जो इसकी कोऑपरेशन की जरूरत है, इसको बढ़ावा देने के लिए बायोफ्यूल्स के, उसे आगे तेजी से बढ़ाया जा सके। तो उसमें ऐसी संस्थाएं जो वित्त प्रदान करती हैं, फाइनेंस प्रदान करती हैं या टेक्नोलॉजी प्रदान करती हैं, वो सब जुड़ेंगी और सब मिल के हम जो चीजें कहीं कहीं पे जहां जहां जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको पूरा कर पाएंगे। जैसे ब्राजील इस क्षेत्र में, बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में, एथेनॉल ब्लेंडिंग में बहुत आगे है। काफी पहले से वो उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि वो काफी शुगर केन वगैरह के मतलब उसको ग्रो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने सोचा कि इसको बायोफ्यूल की तरह से एथेनॉल ब्लेंडिंग को शुरू किया। भारत ने भी काफी शुरू किया और बहुत अच्छी उसमें सक्सेस मिली। लेकिन बहुत सारे इसमें जो इसके एप्लीकेशंस हैं और यूज हैं, वो अभी पूरी तरह से उनका पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। तो उसे करने के लिए इस संस्था का जो अलायंस जो बनाई गई है G20 के दौरान, मैं समझता हूं कि ये बहुत तेजी से इस काम को बढ़ा सकती है, और जिसका फायदा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए बहुत ज्यादा होगा। और सबसे बड़ी बात, जो क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन और के लिए जो सबको काम करना है, नेट जीरो की तरफ बढ़ना है, उसमें बहुत बड़ा एक कदम मैं इसे समझता हूँ। जी जी। डॉक्टर अविनाश, ये बात सामने आई है कि चुनौती इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि चुनौतियों का सामना करने के लिए ही तो ये ग्लोबल अलायंस तैयार किया गया है। जो जिस देश में, जिस क्षेत्र में वो खामी होगी, कमी होगी, दूसरा देश उसकी पूर्ति कर पाए, क्या यही लक्ष्य है इस अलायंस का? जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अभी जैसे नागेश जी ने बताया कि ब्राजील इथेनॉल में काफी आगे है। तो ब्राजील के पास काफी टेक्नोलॉजी और अमेरिका के पास काफी टेक्नोलॉजी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की है। और अगर वो टेक्नोलॉजी हमारी कंपनीज को अवेलेबल करवाई जाएगी, तो हमारी कंपनीज डेफिनेटली इस डायरेक्शन में काफी हेडवे बना सकती हैं। मैं आपका ध्यान एक और चीज पर आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत अधिक बायोमास और जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। और एक नया फ्यूल, बायोफ्यूल जो है उससे प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसको मिथेनॉल कहते हैं। और इसमें अगर आप पराली जो बर्न करते हैं उससे आप मिथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसकी कीमत लगभग 20 से 25 रुपए लीटर आएगी, और ये काफी ज्यादा इकोनॉमिक होगा। और मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सब फ्यूल को आप अलग अलग सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं। तो किसी भी देश की इकोनॉमी, ना केवल भारत की इकोनॉमी बल्कि पूरे विश्व की इकोनॉमी के लिए ये वरदान साबित है। फर्स्ट के लिए मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे इनसे आप वाहन चला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। टू व्हीलर चला सकते हैं, फोर व्हीलर चला सकते हैं। आप अभी वायुयान भी जो है बायोफ्यूल से उड़ा सकते हैं। हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम देहरादून है, उसने स्पाइस जेट के साथ मिलकर के एक एक प्लेन को उड़ाया था बायोफ्यूल पर, जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया था। इसी तरीके से एक भारतीय वायुसेना का प्लेन जो है वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर उसकी फ्लाइट। इसी प्रकार से अभी अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व में ये एक तरीके से क्लीन बायोफ्यूल का यूज का एक मुहिम चल रही है मरीन सेक्टर में। जितना भी मरीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, बड़े बड़े शिप्स हैं, उनको भी बायोफ्यूल, पर्टिकुलरली मिथेनॉल पर चलाने की बात हो रही है। और वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मिथेनॉल बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा उपाय है। तो हमें अभी ये जरूरत है कि हमें भारत के कंटेक्स्ट में हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से हमारे जो बायोफ्यूल्स हैं वो हमें अधिक मात्रा में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बायोगैस, भारत इसमें विश्व में लीडर बन सकता है। मिथेनॉल प्रोडक्शन भारत विश्व में लीडर बन सकता है। इथेनॉल भारत विश्व में लीडर बन सकता है। तो इन सब के लिए अलग अलग सेक्टर्स में अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल विकसित करें, जितने भी R&D इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अगर साथ लेकर के हम इन्वेस्ट करें टेक्नोलॉजी डेवलप करने में अलग अलग सेक्टर्स के लिए,
तो इसको हम सीधा इसका पूरे देश में तुरंत हम फायदा उठा सकते हैं और इसका टर्न अराउंड टाइम भी काफी कम होगा। मुश्किल से 1 या 2 साल के इन्वेस्टमेंट से हम जितनी भी इकोनॉमी के हमारे सेक्टर्स हैं, जहां-जहां बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल हो सकता है, उसके लिए हम तकनीकी विकसित कर सकते हैं अगर नहीं है तो। ज्यादातर चीजों के लिए अवेलेबल है, उसको ट्यून करने की जरूरत है और वो 1-2 वर्ष में हम कर सकते हैं और इसको यूज करके हम काफी हद तक अपना पेट्रोलियम इंपोर्ट हम कम कर सकते हैं। जी, नागेश जी, ये प्रधानमंत्री कई बार कई मंचों पर कह चुके हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में, ईंधन के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर देश को बनाने की प्रक्रिया में लगातार सतत कार्य भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो क्या माना जाए, अगर इस अलायंस के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं तो ऊर्जा के क्षेत्र में हम आने वाले समय में बहुत जल्द आत्मनिर्भर बन जाएंगे? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उस दिशा में चल ही रहे हैं ऑलरेडी। अब जैसे एक लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है कि 2030 तक हमें 50% आपकी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट वो रिन्यूएबल्स से करनी है। तो रिन्यूएबल्स में सोलर का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ये जो अभी बायोफ्यूल्स का जो बात हो रही है, इसका भी बहुत जो बड़ा पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और जो हमारा जो 50% का लक्ष्य 2030 का है, अगर हम उसे पूरा करने में कामयाब होते हैं तो एक बहुत बड़ा कदम है ये। इससे कितनी जो हमारे इंपोर्ट रिक्वायरमेंट की डिपेंडेंस और इंपोर्ट डिपेंडेंस की जितनी कम मतलब बचत होगी, वो ध्यान देने लायक है। क्योंकि अभी अगर हमारे इंपोर्ट्स के नंबर्स देखें तो $750 बिलियन का इंपोर्ट हुआ लास्ट ईयर में। उसमें से जो आधा है वो कमोडिटीज में मेनली क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, मतलब $300 बिलियन का इंपोर्ट में लार्जली जो हमारा हुआ है वो ऊर्जा का या क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स का है। तो अगर हम इसका आधा कर देते हैं तो बहुत बड़ी बचत देश के लिए होगी और जो इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंस है वो कम होती है, तो जो पैसा, जो रिसोर्सेज बाहर जा रहे हैं उसको इंपोर्ट करने में वो बचते हैं और देश की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। देश के एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के साधन बढ़ाने में एक बूस्ट मिलता है। और क्लीन एनर्जी होने का मतलब है कि हमारा जो जो नेट जीरो का टारगेट है उसकी तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। जी जी, डॉक्टर अविनाश, चूंकि आप IIT कानपुर से हैं, तो माना जाए टेक्नोलॉजी की दुनिया को भी इससे लाभ होने वाला है, एक नई जी क्रांति हाँ, आएगी? ये इससे काफी अधिक लाभ होने की उम्मीद है और हमें यही मानना चाहिए कि भारत एज ए कंट्री जो है अभी बायोफ्यूल प्रोडक्शन, बायोफ्यूल यूटिलाइजेशन, बायोफ्यूल रिसर्च में काफी इन्वेस्ट करेगा और मुझे लगता है कि इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की काफी बड़ी योगदान रहेगा इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में। और इसके लिए अभी जो नेशनल बायोफ्यूल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस जो बना है, उसको जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी इस बायोफ्यूल के लैंडस्केप में काम कर रहे हैं, उन सबको साथ में लेकर के चलने की जरूरत है। और किसी भी फ्यूल को, देखिए इसमें 2 चीजें हैं, किसी भी फ्यूल को अगर आपको सक्सेसफुली लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट करना है तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज तो वो टेक्निकली फीजिबल होना चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो आपके एग्जिस्टिंग फ्यूल्स से वो ज्यादा एफिशिएंट हो, ज्यादा क्लीन हो, एमिशन कम हो, जितने भी आपके एमिशन रेगुलेशंस है वो आपकी मीट होनी चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए। जितने आपके एग्जिस्टिंग ऑप्शंस हैं आपके फ्यूल के, जो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं, उनके मुकाबले सस्ता होगा और जब ये सस्ता होगा तब वो पॉपुलर बहुत जल्दी होगा। तो ये 2 करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई भी बायोफ्यूल के लिए हम जो टेक्नोलॉजी या तकनीकी विकसित करें, उसका हम लाइफ साइकिल असेसमेंट करें और उसका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हम असेसमेंट करें। और हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी चाहिए जिससे हमारा जो ग्लोबल CO2 फुटप्रिंट है वो कम हो और साथ में कस्टमर को सेविंग हो। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी बायोफ्यूल तब तक सफल नहीं होगा लार्ज स्केल पर जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि इसको यूज करने से उन्हें
उन्हें उनकी पॉकेट पे हल्का है, उनका खर्चा कम हो रहा है, उनको कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है प्रति किलोमीटर वाहन चलाने। तो ये चीजें 2 चीजें बेहद इम्पोर्टेंट हैं और मुझे मुझे पक्का विश्वास है इस बात को कि जितना भी हमारा बायोफ्यूल इनिशिएटिव्स होंगे, उसमें इन चीजों का शुरुआत से ध्यान रखा जाएगा। जी, जी। और मैं कई सारे एलसीए टीसीओ एनालिसिस में इन्वॉल्व हूँ और मुझे ये पता है कि जब हम बायोगैस का यूज करते हैं, कंप्रेस बायोगैस एक्चुअली जो है वो नेगेटिव एमिशन है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को आसमान से निकाल करके फिक्स करता है, नेगेटिव एमिशन है। तो नेट जीरो की डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, तो नेट जीरो के लिए बायोफ्यूल्स का बहुत अहम रोल भविष्य में मैं देख रहा हूँ और बहुत एफर्ट्स हमें उसके लिए करने पड़ेंगे, लेकिन ये डेफिनेटली एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सराहनीय जी। कदम है हमारे इंटरनेशनल लीडर्स का, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की डायरेक्शन में लिया गया। नागेश जी, एक आखिरी सवाल और छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा। पारंपरिक ईंधन पर खर्च तो आता ही है, दूसरा उससे जो प्रदूषण होता है उससे पूरी दुनिया दो चार हो रही है, उससे लड़ने का भी अपना एक खर्च है, उसका भी अपना बजट होता है। उस बजट में भी कटौती होगी अगर हम बायोफ्यूल की ओर जाते हैं तो? बिल्कुल ये इससे बायोफ्यूल का यूज करने से, जैसे अविनाश जी बता रहे थे, एक तो हमारी जो इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, जो ट्रेडिशनल ईंधन को हम इंपोर्ट करते हैं, वो बहुत कम होती है। दूसरे जो क्लाइमेट चेंज की तरफ, नेट जीरो की तरफ हमारा जो रुझान है, करना पड़ेगा, करना ही चाहिए, उसके लिए जो हम खर्च करते हैं वो भी बचेगा अपने आप से, क्योंकि जो ये अपने आप से कार्बन न्यूट्रल ईंधन है, और जैसे अविनाश जी बता रहे थे कि कार्बन को खींचता है और नेगेटिव करता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस ईंधन को हम यूज करें और उसका बढ़ावा दें, और इतना सारा जो कचरा जो जनरेट होता है, अगर वो इस बायोफ्यूल में कन्वर्ट हो सकता है, तो जो अर्बन सैनिटेशन की जो समस्या है, जिससे बड़े शहर जैसे दिल्ली या बॉम्बे या जो भी किसी भी बड़े शहर का नाम लें, सब जगह ये बहुत बड़ी समस्या है कि उस कूड़े को, कचरे को कैसे सस्टेनेबली मैनेज किया जाए। तो उस तरह उसका भी अपने आप से इसमें निस्तारण निदान हो हो जाएगा। जाता है। जी, जी। तो ये एक मतलब और वैसे भी ऐसी नागेश जी विन-विन और काइंड। डॉक्टर अविनाश जी, ये तो अभी अंगड़ाई है, पहली अंगड़ाई है। और जैसा कि अभी कहा भी गया है कि अभी और ज़्यादा स्टेक होल्डर्स इसमें जुड़ेंगे और वैश्विक तौर पर एक बड़ा अलायंस ये बनकर उभरेगा। और जब बड़ा अलायंस होगा तो सहयोग भी बढ़ेगा देशों के भीतर और वैश्विक स्तर पर, और वो सहयोग कहीं ना कहीं पर्यावरण से लड़ने में कारगर सिद्ध होगा और साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी भारत को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएगा और वैश्विक रूप से भी लाभप्रद होगा। नागेश जी, आपका और डॉक्टर अविनाश, आपका वर्चुअली हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अर्थनीति में आज के लिए इतना ही। अर्थनीति में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।